Friends, myself Kedar Badeka, and today I'm taking the lecture of Material Science and Metallurgy. This is our 17th lecture of Material Science and Metallurgy, right? In the previous series of the lecture, we are discussing about the TTT diagrams and the heat treatment processes. The heat treatment processes we try to understand with the two perspectives, right? The heat treatment process which help to change the bulk properties of the steel, and the another variant of the heat treatment process, which is the heat treatment process which is used to change the properties of the steels only on the surface, right? So we try to discuss the different processes of heat treatment process for the bulk for changing the bulk properties or for changing the surface properties of the steel, right? So meanwhile, at the same time, we also try to discuss meanwhile at the same time we also try to discuss the very basic core fundamentals of the heat treatment, which is the TTT diagram, which is the time, transformations, and temperature, time, and transformations diagram. This is the TTT diagram. Now, what will happen with increasing the temperature and with increasing the time, right, with respect to the time, and what kind of the structural transformations are observed on the steel? That concept we also try to learn during the TTT diagram study. So in today's lecture, we are focusing on the very similar concept like the TTT diagram. This is the last concept of this chapter. This is the last concept of our chapter of the heat treatment of the steel and the TTT diagram, which is the CCT diagram, which is the continuous कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशंस डायग्राम. यानी मैं एक चीज़ आपको और अभी फिर से एक आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ तो CCT डायग्राम जो है विच इज़ कमिंग विद द फुल नेम ऑफ द कंटिन्यूस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशंस. आप जैसे ही जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते थे उसके साथ पैरेलली जो टाइम में जो चेंजेस हो रहा था, राइट, टाइम जैसे ही वो बढ़ता जा रहा था तो जैसे वो स्टील के स्ट्रक्चर के अंदर, बेसिक स्ट्रक्चर्स के अंदर जैसे चेंज जो है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑब्जर्व हो रहे थे. जैसे उसका मार्टेनसेटिक स्ट्रक्चर था इनिशियल बेसिस पे, तो उसमें से जो है वो पैराइट से ऑस्टेनाइट, राइट. फिर जैसे ही वो जो है वो टाइम इंक्रीज हो रहा है तो पैराइट के साथ उसका स्ट्रक्चर जो है वो बैनाइट में चेंज हो रहा है, राइट. ऐसे टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ और टाइम इंक्रीज करने के साथ क्या क्या जो क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो हो रहे थे वो हमने TTT डायग्राम के अंदर लर्न करने की कोशिश की थी. ये चीज़ उसका ऑपोजिट मिरर रेप्लिका है, दैट इज़ द CCT, विच इज़ द कंटिन्यूस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन. जैसे अपना एक आपके पास एक स्टील है, जैसे आपने उसको हीट किया उसके अंदर सारे आपने स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो ऑब्जर्व किए, राइट. अभी ये सेम चीज़ जो है उसको आप जैसे कूलिंग करोगे, आप उसके ऊपर डिपेंड करेगा आप कूलिंग जो है वो किस तरीके से कर रहे हो, राइट. हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस के अंदर अगर आप किसी भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की बात करो तो जैसे टेम्परेचर है यानी हीट करना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट उसको उस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो हैंडल करना और उसके बाद उसी टेम्परेचर से उसको कूल करना, वो इतना ही इम्पोर्टेंट स्टेजेस है. तो अब इसके अंदर हम लोग बात करें तो कूलिंग के अंदर कैसा चीज़ होगा, जैसे हम लोग एक रैपिड कूलिंग करते हैं, राइट. जैसे आपका क्वेंचिंग होगा, क्वेंचिंग हमने पहले इसके अंदर डिस्कस करने की कोशिश की थी. जैसे आपका क्वेंचिंग होगा तो दैट इज़ द वन टाइप ऑफ द सडन टाइप ऑफ द कूलिंग प्रोसेस, राइट. फिर अपने पास जैसे नॉर्मलाइजिंग और
एनलिंग प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मलाइजिंग और एनलिंग प्रोसेस के अंदर जो है वो कूलिंग किस तरीके से हो रहा था। नॉर्मलाइजिंग और एनलिंग प्रोसेस के अंदर जो है वो कूलिंग जो है वो कंपेरेटिवली स्लो कूलिंग था। एक जो था वो फर्नेस के अंदर था, एक जो था वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर कंडीशंस के अंदर था। तो अब ये कूलिंग मीडियम सिलेक्ट हो जाने के बाद जैसे कंटिन्यूस कूलिंग होता है तो उसके अंदर राइट आपके पास सपोज स्टील है तो स्टील के ऊपर जो है स्टील के अंदर सपोज मेन वेरिएंट्स जो है वो कौन से है, मेन कंटेंट्स जो है वो कौन सा है, दैट इज़ दी वन ऑफ द आयन एंड सेकेंड विच इज़ दी कार्बन। तो अब इसके कूलिंग की जो है वो इफ़ेक्ट जो है वो क्या जो है वो स्टील के ऊपर क्रिएट होती है विद द सेम टाइम ऑफ द कूलिंग ऑफ द स्टील, राइट। उसकी कैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, राइट। तो वो चीज़ जो है वो हमें सीसीटी डायग्राम के अंदर स्टडी करने की कोशिश करनी है। तो हम लोग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं इसके इंट्रोडक्शन से। व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शंस ऑफ द सीसीटी डायग्राम? देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द सीसीटी डायग्राम। फर्स्ट, प्लॉट ऑफ ईच टाइप ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मार्टिनसाइट, ऑस्टेनाइट, पैराइट, बर्लाइट, राइट, बेनाइट, वो जो है वो एक तरीके से ईच टाइप ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट specific fraction of transformations and the transformation which is finish temperature against the transformation time on each cooling curve, on each cooling curve। तो इसकी आपने अगर बात की तो आप देख लीजिए कि ये इसके अंदर जो है वो ये चीज़ आपको ऑब्जर्व हो रही है। किस तरीके से आप उसको प्लॉट करोगे तो एक जो डायग्राम होगा उसके अंदर कौन से इन्फॉर्मेशंस है कि सारे जो टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस है उसके इन्फॉर्मेशंस हो रही है, इन्फॉर्मेशंस आपको मिलेगी। फिर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे स्टार्ट होता है, स्पेसिफिक फ्रैक्शंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश, एक तरीके से किस किस लेवल के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किस लेवल के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगा, विच इज़ अगेंस्ट द ट्रांसफॉर्मेशन अगेंस्ट द टाइम। यहाँ पे वहाँ पे टेम्परेचर था, यहाँ पे सेम फैक्टर्स जो है वो टेम्परेचर के अगेंस्ट में कौन होगा, टाइम भी होगा, राइट। वहाँ पे भी सेम फैक्टर थे टेम्परेचर टू टाइम, वहाँ पे हीटिंग के लिए थे, यहाँ पे जो है वो कूलिंग के लिए होगा। एंड सेकेंड, द प्लॉट ऑफ ईच ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट, स्पेसिफिक फ्रैक्शंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशंस एंड द ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश टेम्परेचर विच इज़ अगेंस्ट द कूलिंग रेट। एक था जो टाइम वर्सेस टेम्परेचर था, राइट। अब एक जो है वो किसके लिए है, विच इज़ अगेंस्ट द कूलिंग रेट और ए बार डायमीटर ऑफ ईच टाइप ऑफ द कूलिंग मीडियम। यानी दो तरीके के कूलिंग चार्ट जो है वो होते हैं। एक जो है वो प्लॉट होता है किसके अगेंस्ट होता है, टाइम और टेम्परेचर के अगेंस्ट होता है। दूसरा जो है वो कूलिंग रेट जो है उसके अगेंस्ट में जो है वो प्लॉट होता है। और किस तरीके से वो कूलिंग मीडियम हम लोग यूज़ कर रहे हैं और इसके साथ जो है वो आप किस डायमीटर का जब बार यूज़ कर रहे हैं उसको हीटिंग कर रहे हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशंस जो है वो वहाँ पे मिलती है, राइट। ये चीज़ हमने यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है। सो और थोड़ा हम लोग आगे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख लीजिए कि सीसीटी डायग्राम जो है फॉर द आयन एंड कार्बन सिस्टम FE or C system, it is measure the extent of the transformations as a functions of the time for a continuously decreasing the temperature। वो किस तरीके से मेज़र करता है, तो टाइम जो रहता है वो वहाँ पे एक जो है वो पैरामीटर की तरह जो है वो काम करता है। और जैसे ही कंटिन्यूसली जो है वो टेम्परेचर जो है वो जैसे 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 डिक्रीज़ होता जा रहा है वैसे ही टाइम के साथ जैसे वो बढ़ता जाएगा, राइट। जैसे टाइम बढ़ता जाएगा टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा और उस तरीके से उसका बेसिक जो है वो उस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन जो चेंजेस हो रहे हैं वो वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। यूजुअली द मटेरियल्स आर कूल्ड कॉन्टिन्यूसली, राइट। यहाँ पे जो है वो मटेरियल नॉर्मली जो है वो कंटिन्यूसली कूल्ड होते हैं। दस द कंटिन्यूस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशंस डायग्राम्स आर अप्रोप्रिएट। आप देखिए बेसिकली जो है वो इसमें जो कूलिंग होता है ना वो कंटिन्यूसली कूलिंग होता है।
तो इसीलिए जो है वो कंटिन्यूस कूलिंग डायग्राम जो है, ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम जो है वो एक तरीके से एप्रोप्रिएट डायग्राम उसको बोल सकते हैं. फॉर ए कंटिन्यूस कूलिंग द टाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन, for a continuous cooling, a time which is required for a reactions to begin and is delayed, right? Thus the isothermal curve are shifted to longer time and longer temperatures. So what is the main difference between the CCT diagram and TTT diagram? So the main difference between the TTT diagram and CCT diagram is no space for Banite in CCT diagram. आप देख लीजिए कि TTT डायग्राम के अंदर जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था उसके साथ टाइम जो एक्सटेंड हो रहा था उसके साथ जो है वो परलाइट टू बेनाइट ट्रांसफॉर्मेशंस आपको वहाँ पे दिख रहा था, राइट? जैसे आपने दो स्टेज देखे होंगे. बेनाइट उसके ऊपर वाला जो स्टेज था दैट इज़ दी कोर्स बेनाइट, और उसके नीचे जो है वो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन जैसे वो टेम्परेचर और डिक्रीज होता था तो फिर जैसे वो टाइम और इंक्रीज होता था तो उसके साथ जो है वो फाइन बेनाइट जो है वो माइक्रो स्ट्रक्चर्स आपको वहाँ पे मिल रहे थे. तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो डिफरेंस है कि आपको CCT डायग्राम के अंदर जो है वो आपको बेनाइट दिखने को नहीं मिलेगा. एज द कंटिन्यूस कूलिंग विच ऑलवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशंस ऑफ द परलाइट, इसके अंदर जो कंटिन्यूस जो कूलिंग होता है वो आपको रिजल्ट किस फॉर्म में होला कि हर एक बार जो है वो फॉर्मेशंस जो है वो आपको परलाइट के फॉर्मेशंस में ही आपको रिजल्ट मिलेगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरीके से सुपरपोजिशंस ऑफ दी TTT एंड द CCT डायग्राम फॉर द यूटेक्टोइड स्टील. जैसे जैसे आप देख लीजिए एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो हमने टाइम जो है वो प्लॉट किया है, वाई एक्सिस के ऊपर हमने टेम्परेचर जो है वो सेंटीग्रेड के अंदर प्लॉट किया है. आप देख लीजिए इस ये डायग्राम है वो एक तरीके से दोनों को मिक्सचर्स करके बनाया है, CCT और TTT. आप जो ये देख लीजिए कि एक तरीके से जो डॉटेड लाइन है विच इज़ इंडिकेटेड वन टाइप ऑफ द TTT डायग्राम, राइट? जैसे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है तो उसके साथ कैसे वो ट्रांसफॉर्मेशंस होता है, और जो फुल लाइन है विद द कलर ऑफ द पिंक विच इज़ इंडिकेटेड एज ए CCT डायग्राम. तो आप इस डायग्राम के अंदर देखिएगा तो आपको थोड़ा और पता चलेगा कि जिस तरीके से एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस होता है तो आप देख लीजिए जो लोअर टेम्परेचर के ऊपर स्टील के अंदर यूटेक्टेड स्टील का जो बेसिक माइक्रो स्ट्रक्चर था वो मार्टेंसेटिक था. जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया विच इज़ वेरी क्लोज टू द 100 डिग्री अबव, राइट? The transformation, the basic transformation which is started, which is the microstructures are looking, which is the martensitic plus the austenity. Now as the time which is increased and the temperature which is reached above very close to the 2000 degree centigrade, now the pure martensitic structure are observed at above the 200 degree centigrade, right? Now the microstructure is become quite stable with the martensite, right? As we are increasing the temperature which is very close to the 600 degree centigrade, so you can see that the transformation which is totally changed and which is converted into the austenitic transformations as the time which is at the middle of the graph. As we are increasing the time and which is approximately the time which is designated in the second, and your time, if your time which is now further increased and approximately which is the above the 1 lakh seconds, right? You can see that your transformations of austenite to perlite which is observed in the TTT diagram. Now we are try to understand the CCT diagram, which is the continuous cooling transformations. The continuous cooling transformation which is designated from the line of the lower critical temperature which is the 723 degrees Celsius. As the cooling which starts, you can see that the
transformations is start where the TTT diagram transformation which is top of the perlite, right? So the cooling which is start with the perlite, as you can see that the some kind of the unpresence is shown of the banites during at the time of the CCT at one type of the continuous cooling diagram. So you can see that the banite microstructure is not we are getting, right? We are getting the same microstructure at the time of the increasing the temperature, but when we are decreasing the temperature, you can see that we are neglecting the transformations of the banite. So you can see that the transformations will be observed of the perlite, and which is furtherly perlite which is converted into the martensite. So we are neglecting the phase of the banite in the CCT diagram at the continuous cooling from the lower critical temperature lines to the normal 0 degrees Celsius. So the carbon content and its effect on the mechanical properties. Now we have to study what kind of the effect of the carbon on the mechanical properties. So you can see that at the time of the cooling of the eutectoid steel, which has a properties of the 0.8 percentage of the carbon, right? And what kind of the adverse or the beneficial effects are present on the mechanical properties of the steel. So here we are taking one of the two example of the mechanical property, which is the hardness, which is measured in the Rockwell hardness or the tensile strength. So you can see that at the time of the cooling, where your cooling which start with the perlite, so the microstructure which is the coarse, right, which is a very a big grains are observed of the perlite, so which is the designated as a coarse perlite. And at the same time where the temperature which is close to the 723 degrees Celsius, your hardness will be 16 Rockwell hardness, and your tensile strength is 710. So now, which is further decreasing the temperature, that's perlite which is converted into the fine perlite, right? As your microstructure is become fine, your hardness will be increased from the 16 to 13, right? And at the same time, your tensile strength which is also increased. So in eutectoid steel, we are neglecting, suppose at the time of the CCT, right, we are neglecting banite, right? But at the time of the increasing the temperature, TTT, your banite has a banite which has a 0.8 percentage of the carbon, which has a hardness which is the 45 Rockwell, and it has a greater tensile strength value, while martensite, which is the core, right, there is a least effect of the temperature and least effect of the cooling. So you can see that a highest hardness which is observed, right, highest hardness which is observed, which is 0 to 100 degrees Celsius, right, which is only the reason behind that, which is the highest, for the highest hardness, which is the lowest effect of the heating and cooling are observed at that place. So they are increasing the hardness of that eutectoid steel. So as you can see that the CCT diagram, which is the solid line for a 1080 steel, which is the one type of the commercial steel, which is compared to the TTT diagram, which is the dashed line. So we also take same example of this is the one example of the commercial steel, but we can learn the steel of the both synchronized effect with the eutectoid steel. So I think it is not necessary to learn the learn about the commercial steel with effect of the CCT and TTT, but I think it is quite efficient for the third semester MSM students
if you know the basic understanding about the TTT and CCT, that is enough for you, right? So now the next topic, which is the factor which is affecting the CCT diagram. Which factors are affecting to the CCT diagram? So as you can see that the major effects are which is the grain size, second which is the carbon content, and third which is the alloying elements. So as we are applying the cooling, which is the continuous cooling, what effect on the grain size which is observed, what effect with the carbon content is observed, is it increase or is it decrease, or what other effect on the alloying element? Suppose at the time of the cooling, if your steel, which is the alloy steel, right, the what adverse effect and what the beneficial effect are observed on the cooling. So first we are trying to understand about the effect of the grain size. What kind of the effect of the grain size are observed? So you can see that, so first, a fine grained steel which is tend to promote a formations of the ferrite and pearlite from austenite. So this is the first positive effect. We can see that as your size of the grains which is fine, right, which is tend to promote the formations of the ferrite, right, which is tend to promote the formations of the ferrites and pearlite from the austenites. Second, hence we are decreasing in the grain size, which is shift to the TTT diagrams towards the left, right. आप जिस तरफ लेफ्ट के बाजू जाओगे, जैसे आप देख लीजिए कि आप राइट के बाद जाओगे, जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा तो उसके साथ जो है वो ग्रेन साइज जो है वो, आप जैसे राइट साइड जाओगे तो ग्रेन साइज आपका डिटोरिएट होता जाएगा, आप जैसे लेफ्ट साइड जाओगे तो इतना जो है वो इफेक्ट जो है आपको नहीं दिखेगा. Therefore, a critical cooling rate is increase with decreasing the grain size. इसीलिए जो है वो बेसिक इसका फंडामेंटल यही है. जैसे ही आपका ग्रेन साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो आपको फिर क्या करना है? वी आर इंक्रीजिंग द कूलिंग रेट, so it will become as a fine grained particles of the steel. So the critical cooling rate is increased with decrease of the, आपको एक ही चीज़ करनी है कि आपका ग्रेन साइज जो है वो कम होता है तो आपको उसी टाइम के ऊपर जो है वो आपको एक तरीके से वहाँ पे किसी भी तरीके से जो है वो कूलिंग अप्लाई कर देना है, जिससे वो जो है वो ग्रेन्स का आपका कन्वर्जन्स जो है फाइन टू कोर्स जो है वो वहाँ पे बंद हो जाएगा. देन नाउ व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द कार्बन कंटेंट? So there is a significant influence of the compositions of on a TTT and CCT diagram. एक कार्बन जो है ना वो ऐसा एक वेरिएंट है, ऐसा एक कंटेंट है जिसका एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट रहता है TTT और CCT के ऊपर. For the transformations diagram we see the effect through a shift in the transformation curve. For example, an इंक्रीज इन द कार्बन कंटेंट, जैसे हम लोग कार्बन कंटेंट इंक्रीज करते हैं विच इज शिफ्ट फ्रॉम CCT एंड TTT कर्व्स टू द राइट. एक तरीके से जैसे वो कार्बन कंटेंट इंक्रीज होता है तो वो एक राइट साइड की और जो है वो मूव करने लगता है. दिस कॉरस्पॉन्डेंस टू एंड इंक्रीज इन द हार्डनेबिलिटी, राइट. वो तो बेसिक चीज़ है कि वो उसकी हार्डनेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी क्योंकि कार्बन कंटेंट जैसे ही बढ़ेगा तो उसका सीधा इफेक्ट जो है वो आपकी हार्डनेस के ऊपर दिखने वाला है, हार्डनेस आपकी बढ़ने वाली है एज इट इज़ इंक्रीज एज ऑफ द फॉर्मिंग ऑफ द मार्टेनसाइट्स. द कूलिंग रेट विच इज रिक्वायर्स टू अटेन ए मार्टेनसाइट विच इज लेस सेवर्स, राइट. सो in increase in carbon content which is decrease the martensite start temperature. as we are increasing the carbon content, जैसे हम लोग कार्बन कंटेंट जो है वो इंक्रीज करते हैं which is decrease, वो क्या करता है कि जो मार्टेनसाइटिक स्टार्ट जो है टेम्परेचर होना चाहिए उसको वो डिक्रीज कर देता है. as we are increasing the carbon content, जहाँ से वो मार्टेनसाइटिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए उसको वो क्या कर देता है, वो डिक्रीज नीचे लेके आता है. तो फिर आपकी हार्डनेस जो है वो वहाँ पे कम होती जाती है.
राइट। जैसे हम लोग रॉकवेल हार्डनेस के बारे में यही चीज़ जो है वो हमने पढ़ी थी, राइट। तो फिर आपका और हो जाएगा इफेक्ट ऑफ दी एलोइंग एलिमेंट्स। तो एलोइंग एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो किस तरीके से जो है वो इफ़ेक्ट आपको दिखती है। तो आप इफेक्ट ऑफ एलोइंग एलिमेंट जैसे पढ़ोगे तो आपको यही चीज़ जो है वो पता चलेगी, द डिफरेंट एलोइंग एलिमेंट्स हैव द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन दी TTD डायग्राम। जैसे वो किस तरीके का एलोइंग एलिमेंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, क्योंकि जैसे आपका मार्टेनसाइट हो गया, मैंगनीज हो गया, क्रोमियम हो गया, टिटानियम हो गया, जिंक हो गया, स्टील के अंदर जो भी एलोइंग एलिमेंट्स है वो डिफरेंटली जो है वो TTT डायग्राम के साथ और CCT डायग्राम के साथ जो है वो कितने अमाउंट के अंदर जो है वो एलोइंग एलिमेंट है, उस तरीके से वो जो है वो एट द टाइम ऑफ द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और एट द टाइम ऑफ डिक्रीजिंग द टेम्परेचर वो जो है वो इफेक्ट करता है। So second thing which is the as we are increasing in the alloying content which is shift to the CCT and TTT curves to the right। जैसे ही हम लोग जो है वो स्टील के अंदर बेसिक कंटेंट कौन सा है, आयरन और कार्बन, और उसको कम करके जैसे हम लोग जो है वो एलोइंग एलिमेंट जो है वो इंक्रीज करेंगे, राइट। तो इसका आपको इफेक्ट क्या दिखेगा कि आपका CCT डायग्राम और TTT डायग्राम जो है वो बेसिकली जो है वो राइट साइड की और जो है वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। वो पूरा इफेक्ट आपको दिखेगा कि वो आपका जो साइकिल है वो टाइम के साथ वो एक्सपांड हो जाएगा। एज द एलोइंग एलिमेंट ऑल्सो मॉडिफाइड्स द शेप ऑफ द TTT डायग्राम। एलोइंग एलिमेंट्स की वजह से जो है वो आपका TTT डायग्राम जिस तरीके से वो पूरा इस तरीके से कर्व बनता है ना, वो एलोइंग एलिमेंट जो है वो कंटेंट इंक्रीज होने से वो शेप जो है वो पूरा डिफरेंट हो जाएगा एंड सेपरेट दी फेराइट प्लस एंड परलाइट रीजन्स फ्रॉम अ बेनाइट रीजन्स विच इज मेकिंग द अटेनमेंट्स ऑफ द बेनाइट स्ट्रक्चर विच इज मोर कंट्रोलेबल, राइट। इसका एक पॉजिटिव जो इफेक्ट जो है वो क्रिएट होगा कि वो आपका जो बेनाइट स्ट्रक्चर है ना वो काफ़ी कंट्रोलेबल स्ट्रक्चर आपको बन जाएगा, उसको आप एक तरीके से आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो ये जो है वो कूलिंग के साथ ये तीन इफेक्ट ग्रेन साइज के ऊपर, राइट, एलोइंग एलिमेंट के ऊपर और कार्बन के कंटेंट जो है वो उसके पर्सपेक्टिव जो है वो क्या क्या इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट होते हैं, ये बेसिकली CCT डायग्राम के साथ जो है वो स्टडी की जाती है। तो आज इस चैप्टर के अंदर जो है वो हमने बेसिक चीज़ जो हमें एक सीखना ज़रूरी था वो हमने सीखने की कोशिश की है। जैसे TTT डायग्राम का एस्पेक्ट जितना ही इम्पोर्टेंट है उतना ही एस्पेक्ट जो है वो CCT डायग्राम कंटिन्यूस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन का डायग्राम जो है वो इतना ही इसके साथ जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसको हमने आज डिस्कस करने की कोशिश की है। आई होप के सबको इस टॉपिक के अंदर प्रॉपरली समझ में आया होगा और मैंने कोशिश की है कि आपको एक आसान लैंग्वेज के अंदर मैं आपको बता पाऊँ। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को जो है वो ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शंस के अंदर पूछ सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली इसका नेक्स्ट लेक्चर जब होगा तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये आपकी डिफ़िकल्टीज़ सॉल्व करने की कोशिश बिल्कुल करूँगा, राइट। और आपको ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो कमेंट सेक्शंस के अंदर लिख देना है, विच इज़ काउंटेड एज योर ऑनलाइन अटेंडेंस राइट नाउ, राइट। सो अब यहाँ पे जो है वो आपके MSM के 6 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो रहा है। अब जो भी चैप्टर बाकी है 4 चैप्टर सिलेबस के अंदर, तो वो हम लोग नेक्स्ट जैसे ही वो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है, कोरोजन ख़त्म हो गया, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ख़त्म हो गया, पाउडर मेटलर्जी ख़त्म हो गया, राइट। और इसके साथ आपका जो हीट ट्रीटमेंट जो है वो हीट ट्रीटमेंट भी ख़त्म आज हो रहा है। इसके साथ आपको असाइनमेंट जो है वो अमीराज कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर जो है वो आपको मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जाके 3rd सेमेस्टर में जाके स्टडी मटेरियल में
अंदर जाके आपको MSM का जो है सारे असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। आपको यही असाइनमेंट जो है जो वहाँ पे अवेलेबल है वो आपको बुक के अंदर जो है वो अभी लिखना स्टार्ट कर देना है। आई थिंक मैंने आपको पहले भी ये चीज़ आपको बता दी थी कि आपको असाइनमेंट लिखना है। मैं किसी भी वक्त जो है वो आपसे मांगूंगा और चेक करूँगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी CCT डायग्राम।